हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाई और बहनों। आज के इस लेक्चर के अंदर जनरल एंट्री को थोड़ा आगे बढ़ाना है और मैं जितनी ट्रांजेक्शन करा दूँ वो ट्रांजेक्शन मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रांजेक्शन में करा दूंगा। उसके बाद छोटी मोटी ट्रांजेक्शन जो बच जाती है वो लॉजिकली समझ में आती है। देखो, मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो हो जाए, अभी तक जितनी भी अकाउंटेंसी के अंदर मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो कवर होने वाली है वो सारी कवर करा दूँ। इसलिए जनरल एंट्री में थोड़ा टाइम लगने वाला है और जनरल एंट्री कंप्लीट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ट्रांजेक्शन को सारी कवर करनी है। ठीक है, तो मैंने आज की क्लास में हेडिंग डाली जनरल एंट्री, टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री। कितने टाइप की जनरल एंट्री होती है? टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। कितने टाइप्स की जनरल एंट्री होती है जो हमें पढ़नी है? तो मैंने कहा दोस्तों, दो टाइप की जनरल एंट्री होती है। एक जनरल एंट्री को बोलते हैं सिंपल जनरल एंट्री, इसको कहा जाता है सिंपल जनरल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री, एक को कहा जाता है सिंपल जनरल एंट्री, एक को कहा जाता है कंपाउंड जनरल एंट्री। दोनों में डिफरेंस क्या है सीखते हैं। एक को कहा जाता है सिंपल जनरल एंट्री, एक को कहा जाता है कंपाउंड जनरल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो इस डिफरेंस को समझते हैं और इनका मतलब लिखते हैं पहले। मतलब लिखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बराबर देखो, एरो देना नीचे और एरो में लिखना सिंपल जर्नल एंट्री मीन्स, सिंपल जर्नल एंट्री is an entry, is an entry in which only, in which only two account, in which only two account are affected, in which only two account are affected. That is, one account is debit, one account is debited, and another account is credit, and another account is credited. Another account is credited. Compound journal entry. Compound journal entry is a entry in which more than two accounts are affected. In which more than two accounts are affected. That is, one or more account is debit and another account is credit. Another account is credited and vice versa. Vice versa का मतलब अपोजिट इसका। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है दोस्त? वाइस वर्सा का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट वर्ड को कैसे लिखते हैं? वाइस वर्सा भी लिखा जाता है। तो कहता है भाई, दो टाइप्स की जनरल एंट्री होती है, एक होती है सिंपल जनरल एंट्री, एक होती है कंपाउंड जनरल एंट्री। सिंपल जनरल एंट्री का मतलब होता है जहां पर सिर्फ दो अकाउंट को इफेक्ट करे। जब दो या दो से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट करता है, दो से ज्यादा, दो नहीं, अगर कहीं पर किसी एंड ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट करते हैं तो वो हो गई सिंपल जनरल एंट्री। और किसी ट्रांजेक्शन के अंदर मोर देन टू अकाउंट इफेक्ट करते हैं वो हो गई कंपाउंड जनरल एंट्री। एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, इसमें एग्जाम्पल बनाता हूँ। वन लाख कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे
50,000 cash and 50,000 check received from राम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे बताओ, दोनों ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस है? सर दोनों ट्रांजेक्शन में डिफरेंस है कि पहली वाली ट्रांजेक्शन के अंदर देखा जाए तो वहां पे दिख रहा है 1 लाख का 1 लाख कैश रिसीव हो रहा है पूरा का पूरा, और दूसरी वाली ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट पड़ा है, राम से 50,000 रुपये कैश मिल रहा है, 50,000 रुपये बैंक से मिल रहा है, मतलब चेक मिल रहा है 50,000 का, जो कि बैंक बढ़ेगा इससे। अब अगर मैं इसके ट्रांजेक्शन सुनाऊं तो आप कहोगे बताओ क्या होगा? आप कहोगे सर 1 लाख रुपए कैश रिसीव हुआ तो मेरे पास आया कैश, तो मैंने कहा भाई कैश अकाउंट डेबिट, ठीक। आप क्या कहोगे सर? कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ, क्योंकि कैश आया, और कैश किससे आया? राम से, तो राम कौन है? गिवर, या फिर राम कौन है? हमारा डेटर, और डेटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो कैश का आने से राम की वैल्यू, राम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 1 लाख रुपये मेरा कैश आया। बट अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाली ट्रांजेक्शन की बात करूं, तो अगर इसका आंसर तो ये था, चलो टोटल कैश 1 लाख आया, कैश बढ़ गया, और राम हमारा गिवर है तो क्रेडिट द गिवर, राम को क्रेडिट कर दिया। और राम को क्रेडिट करने की दूसरी वजह क्या है? मॉडल अप्रोच से कि राम हमारा डेटर हुआ होगा, राम ने हमें पैसे देने होंगे, राम हमारी एसेट होगा। अब राम ने पैसे दे दिए तो एसेट बढ़ गई, कम हो गई, सर आप कम कर देंगे क्योंकि राम ने पैसे दे दिए, अब किस बात की एसेट? बट इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें जो ट्रांजेक्शन होगी क्या कहेगा भाई मेरे पास कैश आया, क्या आया? कैश आया, कितना का कैश आया? डेबिट कर दिया, 50,000 का कैश आया, कितना कैश आया? 50 का। फिर कह रहा है सर मेरे पे चेक भी आया 50 का, अब जब चेक बैंक में जाकर डिपॉजिट कराऊंगा तो बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक बढ़ गया, मेरा एसेट 2 बढ़ गई। एक तो कैश के नाम कैसे बनी? कैश अकाउंट डेबिट, एक बैंक के नाम कैसे बनी? बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 किससे आया? राम से आया, तो राम को ने गिवन या राम डेटर मान लो 1 लाख। तो अब मुझे बताओ पहली और दूसरी ट्रांजेक्शन में इस वाली ट्रांजेक्शन के अंदर, इस वाली ट्रांजेक्शन के अंदर 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं, 2 अकाउंट मतलब एक कैश अकाउंट, एक राम अकाउंट, 2 इफेक्ट करते हैं, 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं, मतलब 2 अकाउंट में इफेक्टेड हो रहा है। और इस वाली ट्रांजेक्शन में मोर देन 2 कर रहे हैं, देखो 2 नहीं कर रहे, 2 से ज्यादा कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट भी कर रहा है, बैंक अकाउंट भी कर रहा है, मोर देन 2 अकाउंट इफेक्टेड, आर इफेक्टेड। तो जब 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा नहीं बोला, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 2 भी होंगे ना तब भी सिंपल वो मिलेगा। सर एक तो कभी नहीं करता, वो तो फिर एरर हो जाता है, तो एक्टिविज्म में सिखाऊंगा उसको मैं, एक चैप्टर आएगा एक्टिवेशन होता है, वहां जाकर सीखेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या करा? 1 लाख कैश रिसीव करा राम से, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम कौन है? डेटर होगा, डेटर कम हो गया इसलिए क्रेडिट कर दिया। इधर 50,000 कैश आया, 50,000 बैंक पे बढ़ा, चेक मिला, चेक से मैंने बैंक में डिपॉजिट करा, बैंक बढ़ गया, दोनों मेरी एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, कैश भी बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 1 लाख रुपए। और वाइस वर्सा का उल्टा भी बता देते हैं, वाइस वर्सा में क्या होता है? मान लो कैश पेड टू मोहन, कैश पेड टू मोहन रुपीज 50,000, 50,000 मोहन को कैश पे करा। और इधर एग्जांपल बताऊं तो कैश पेड 10,000 एंड चेक चेक ऑफ रुपीज 40,000 टू मोहन। मतलब दूसरी वाली ट्रांजेक्शन क्या करी है? मैंने कहा दूसरी ट्रांजेक्शन कहता है भाई एक 10,000 का आपने कैश दिया और 40,000 का आपने चेक दे दिया, और टोटल 50,000 रुपये मोहन को पेमेंट किया, तो ऐसे पेमेंट हो सकती है, या टोटल सारा कैश रहा, सारा कैश तो बैंक दे कैश दे दो, या फिर ऐसा करके ऐसे ना करो, बैंक का करो, पूरा पूरा बैंक से पेड, चेक पेड, चेक पेड, चेक से पेमेंट हुई है, इससे पेमेंट हुई है, चेक से पेमेंट हुई है, तो चेक से पेड हुआ है क्या? मोहन को। तो आप मुझे बताओ क्या चेक से जब मैं पेमेंट करूंगा तो बैंक बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख दिया टू मोहन, सॉरी टू बैंक। मुझे बस सिंपल ये बताओ, मुझे आप सिंपल ये बता दो कि मैंने चेक दिया मोहन को 50,000 रुपए का, जब मैंने मोहन को 50,000 का चेक दिया तो बताओ बैंक बढ़ गया कम हो गया? सर कम हो गया, क्योंकि जब बैंक चेक दूंगा तो मोहन बैंक से पैसे निकाल कर ले जाएगा, तो चेक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्त? 50,000 रुपए कम हो जाएगा, तो एसेट बढ़ गई, कम हो गई? कम होगी, बैंक हमारी एसेट होती है, एसेट का बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट हो गया। और सर मोहन कौन होगा? मोहन को हम पैसे क्यों दे रहे हैं? मोहन हमारा क्रेडिटर होगा दोस्तों, कौन होगा?
क्रेडिटर होगा। अब क्रेडिटर होगा तो मेरी लायबिलिटी है, तो बताओ जब मैं मोहन को पैसे दे दूंगा 50,000 रुपए, क्या अभी मेरी लायबिलिटी रहेगी? लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी खत्म होगी। तो लायबिलिटी 50,000 पेमेंट करने पे लायबिलिटी बढ़ गई कम हो गई? सर कम हो गई। बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं लायबिलिटी को, कम करने के लिए डेबिट करते हैं। इसलिए मैं मोहन को कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। और क्यों करा? क्योंकि लायबिलिटी कम होगी, पेमेंट करने से क्या होगी दोस्त? लायबिलिटी कम हो गई, इसलिए मोहन को डेबिट करा। लायबिलिटी का कम होना डेबिट होगा। या ट्रेडिशनल अप्रोच से बोलूं तो डेबिट द रिसीवर। कौन है? मोहन रिसीव कर रहा है, इसलिए मोहन को डेबिट कर दिया। ठीक है, अब इधर बात करेंगे तो मेरा इधर दो चीज गई। पहले तो मैंने कहा मोहन मेरे से खत्म हो गया, मोहन को मैंने पेमेंट कर दी 50,000 की, तो मोहन की मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, मेरी लायबिलिटी खत्म करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा, या फिर बोलते डेबिट द रिसीवर। दोनों मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच से बता रहा हूं। और दूसरा, अब मेरा पूरा पूरा बैंक कम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बैंक से सिर्फ और सिर्फ कितने की पेमेंट करी? सिर्फ और सिर्फ 40,000 की पेमेंट करी, तो मैंने 40,000 लिख दिया सिर्फ, क्योंकि बैंक कम कितने से हुआ? 40। बाकी 10,000 किससे कम हुआ? 10,000 के 10,000 कैश कम हुआ। अब मुझे बताओ क्या मोर देन 2 अकाउंट फैक्ट कर रहे हैं? हाँ सर, इधर मोर देन 2 अकाउंट फैक्ट कर रहे हैं। मोर देन 2 अकाउंट अफेक्टेड, और इधर ओनली 2 अकाउंट अफेक्टेड। कभी कभी आगे मिलेगा, अभी तो यहाँ पर 3 अकाउंट अफेक्ट, मोर देन 2 का मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ओनली 2 अकाउंट अफेक्टेड। मोर देन 2 का मतलब क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5। तो एंट्री के अंदर अभी तो 3 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, 3 अकाउंट दिख रहे हैं एंट्री के अंदर। मोहन अकाउंट दिख रहा है, बैंक अकाउंट दिख रहा है, कैश अकाउंट दिख रहा है। अभी आगे दिख सकता है, ज्यादा भी दिख सकता है, 4 भी दिख सकता है, 5 दिख सकता है। पर सिंपल सिंपल तो मैंने कहा सिंपल ट्रांजेक्शन कौन सी है? इसलिए दोस्तों इनको कहा गया सिंपल, सिंपल जनरल एंट्री। क्या कहा गया इनको? सिंपल जनरल एंट्री। जहां पर सिर्फ 2 ही अकाउंट इफेक्ट करे, और जहां 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट इफेक्ट कर दे उसको बोलते हैं कंपाउंड जनरल एंट्री। क्या बोलते हैं मेरे भाई और बहन? कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जनरल एंट्रीज, एंट्री टू एंट्री। ठीक है, ये नहीं है समझ में आया? क्या आपको दोनों समझ में आ गया कि कब आप कहोगे कंपाउंड और कब आप कहोगे सिंपल? तो अब मैं आपको टोटल करीब 20 से 30 एंट्री कराने जा रहा हूँ, और वो 20 से 30 एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपके बेसिक का काम आएगी। एंट्री बेसिक का होता है, देखो एंट्री होते हैं लॉजिक से। आपको मैंने लॉजिक बता दिया, अब आपका लॉजिक कितना अच्छा है, आप कब कब समझ रहे हो कि क्या खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं, क्या इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है। आपने एसेट को समझा, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट होगी, एसेट घट रही है तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी घट रही है तो डेबिट होगी। तो अगर ये लॉजिक से होगा दोस्तों, मैं चाहे कितने भी क्वेश्चन करा दूं, जब तक आपका लॉजिक क्लियर नहीं है तब तक आप भी कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहली एंट्री के साथ, कॉन्सेप्ट एंट्रीज, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंट्रीज, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंट्रीज। तो मैं कुछ एंट्रीज करा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, और हद तक मैं सारी एंट्री करा दूंगा जहां तक मुझे पता है कि इस एंट्री से बेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मेरे जो मेरे को मन में आएगा वो करवा दूंगा भाई, जो जितना मैं पॉसिबल उतना करा दूंगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने तरीके से और कितने तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो और कितने अच्छे से उसको मेहनत कर रहे हो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन लिखते हैं साथ में एंट्री पास करते हैं। लो भाई, पहली एंट्री से स्टार्ट करता हूँ बेसिक से। हमने स्टार्टेड अ बिजनेस, स्टार्टेड अ बिजनेस। एक एक के पीछे रीजन भी दूंगा, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ। ठीक है, हमने स्टार्टेड बिजनेस इन कैश ऑफ ₹50,000। हमने इतने बिजनेस स्टार्ट करा, कैश लगा है, कैश लगा है, क्या लगा है? कैश 50,000 का। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? मैंने कहा एंट्री जो होगी, सबसे पहले तो बिजनेस के, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट नहीं मेंटेन करते, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो मैंने कहा भैया बताओ कि अमित ने पैसा लगाया बिजनेस के, तो बिजनेस के पास क्या आया? पैसा आया। बिजनेस के पास क्या आया? पैसा आया। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डेबिट? मैं इसके रीजन दूंगा। अमाउंट नहीं लिख रहा, रीजन दे रहा हूँ। अमाउंट लिख दो 50,000 पे, रीजन दे, रीजन ये दे रहा हूँ कि एसेट का बढ़ना डेबिट है। देखो एसेट का बढ़ना, इसको बोलूंगा बढ़ना, ठीक है, और नीचे वो एरो दूंगा तो घटना होगा। एसेट का बढ़ना डेबिट हुआ, इस वजह से वो डेबिट करा गया। और टू कैपिटल, और कैपिटल, और कैपिटल क्या होगी? कैपिटल हमारी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है दोस्त? मैं पीछे हर एक चीज का रीजन देने वाला हूँ कि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मेरे से नाम लिख सकते हो, अमाउंट आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो कैश अकाउंट, आपको अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये लिखिए, ये क्या एसेट और लायबिलिटी लिखिए कि एसेट बढ़ गई है इसलिए कैश को डेबिट करा है। और लायबिलिटी का बढ़ना, देखो अमित मेरे पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि पैसा उधार दिया है, तो लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होगा। मान लो तो सेम, अगर अमित बिजनेस स्टार्ट करता और कैश की जगह चेक से पेमेंट कर देता, चेक देता हूं, तो अमित स्टार्टेड अ बिजनेस, अमित स्टार्टेड अ बिजनेस
in when we start a business, capital introduced of rupees 1 लाख थ्रू चेक से कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। अब मुझे बताओ, अगर अमित हमको पैसा देता, अगर अमित ओनर, अमित कौन है? ओनर है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करा है। अमित हमें पैसा देता, अमित हमें क्या देता? पैसा देता। तो अगर अमित हमें पैसा दे देता तो हमारे पास क्या आता? कैश बढ़ जाता। अमित ने हमें चेक दिया तो हमारे पास कैश बढ़ा, या चेक को बैंक में जाकर जमा कराऊंगा और बैंक बढ़ेगा? सर बैंक बढ़ेगा। और बैंक में क्या होती है? एसेट होती है। एसेट का बढ़ना क्या होगा? डेबिट। तो मैं कहूंगा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रीजन क्या बताऊंगा? रीजन क्या दूंगा? बोलूंगा भाई एसेट बढ़ गई थी इस वजह से डेबिट करा है, और क्योंकि स्टार्ट करा है बिजनेस से, दो बार कैपिटल लगा दिए। तो सर वो अलग अलग कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, इस पूरे को एक क्वेश्चन नहीं मानोगे आप, एक पूरा एक क्वेश्चन नहीं मानोगे, तो कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि अगर ये मान लेते हैं कैश से पेमेंट करते तो तब क्या एंट्री होती, अगर आप मान लेते हैं कैपिटल इंक्रीज करते और चेक से पेमेंट करते तब क्या? तो बैंक बढ़ जाता, और कैपिटल तब भी लगती, क्योंकि बिजनेस में तो कैपिटल लगाई है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई है। लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? समझ में आया? क्लियर है? तो अगर कैश से पेमेंट करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अगर आपको चेक से पेमेंट करता है तो फिर बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल तो बढ़ जाएगा क्योंकि कैपिटल लगाई है, कैपिटल लगाना हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है दोस्त। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। थर्ड एंट्री देखेंगे, थर्ड एंट्री देखेंगे दोस्त। मान लेते हैं अमित ने बिजनेस स्टार्ट करा होगा, मैं हर पॉसिबल चीजें करा रहा हूँ जो मेरे से हो सकता है। अमित स्टार्टेड अ बिजनेस, paid 50,000 in cash and 1 lakh through check, 1 lakh through check as a capital, as a कैपिटल की कितने कैसे ऐसे देती है? अभी तक सबसे पहले एंट्री मैंने कहा पूरा कैश आया हो, या पूरा बैंक से पेमेंट होगी, या दोनों, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। आ सकता है नहीं हो सकता? सर पॉसिबल है, हो तो सकता है, पॉसिबल है सर। देखो मैं क्या कराऊंगा इससे बताओ। अमित ने बिल्डर्स ने 50,000 रुपए का कैश दिया और 1 लाख का चेक दिया, तो सर कैश जब आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया होगा, तो मैंने कहा कैश अकाउंट डेबिट कर दो क्यों? तो भाई पैसा एसेट बढ़ गई, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, तो यहाँ पे डेबिट वर्ड्स का मीन कह सकते हो। और बैंक अकाउंट डेबिट मैं मॉडर्न अप्रोच से करता हूँ एंट्री, मुझको आसान लगता है उससे, और सबको आसान उसी से लगता है। और फिर एसेट बढ़ गई, बैंक भी तो एसेट होती है, कैश भी बढ़ गया, एसेट भी बढ़ गया, 50,000 ऊपर आएगा, 1 लाख नीचे आएगा। और टू मेरी कैपिटल लगी, और कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी, लायबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट। तो 3 पॉसिबल केसेस हो सकते थे कैपिटल के शुरुआती में, तो मैंने तीनों केसेस लिखा, तो पूरा कैश दे दे, या पूरा बैंक दे दे, बैंक से दे दे पेमेंट, या फिर थोड़ा कैश या थोड़ा बैंक दे दे। क्लियर वाले समझ में आ गया? स्टार्ट करा अगला 4.4 फोर्थ स्टार्ट। चलो भाई अब अगला देखते हैं, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में लिखते हैं डिपॉजिट 10,000 रुपीज इनटू बैंक, इनटू बैंक। मतलब क्या हुआ? मैंने कैश डिपॉजिट करा है बैंक के अंदर, मैंने क्या क्या करा भाई? मैंने कैश डिपॉजिट करा है बैंक के अंदर, बस एंट्री लिखते जाना। और ये जो मैं एंट्री करा रहा हूँ आपको 20 से 30 करीब एंट्री कराऊंगा, ये एंट्री इनफ होती है पूरी जनरल एंट्री की, इससे ज्यादा जनरल एंट्री का एंट्री आती ही नहीं है। मतलब ये मैक्सिमम एंट्री जो हर जगह इनका यूज होता है। मैंने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करा है पैसा, तो बताओ क्या हुआ? बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, यही तो हुआ। जब मैं अपना कैश जेब में से निकाल कर बैंक में जमा कराऊंगा तो बैंक बढ़ जाएगा और मेरा कैश कम हो जाएगा, तो बैंक का बढ़ना डेबिट, बैंक का बढ़ना क्या होगा? डेबिट होगा। और कैश का कम होना, क्योंकि कैश डिपॉजिट करा है तो कैश कम हो जाएगा, कैश का कम होना क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा, देखो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा देखो एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, बैंक में ही एसेट है, एसेट बढ़ गई, बैंक बढ़ गया, एसेट बढ़ना डेबिट। और एसेट का कम होना भी क्रेडिट होता है। देखो कैश क्या होगा? कम होगा, और कैश में एसेट, एसेट कम होगी, तो एक एसेट बढ़ गई और एक एसेट कम हो गई। समझ में आया नहीं आया? सिंपल है, मैंने पिछली बार में आपको सारा लॉजिक क्लियर कर दिया था, इसलिए अब ये एंट्री आपको आसान से लगी थोड़ी। विथड्रॉ कैश 10,000 रुपीज फ्रॉम बैंक। अभी मैंने बैंक में डिपॉजिट करा था, अब मैं मान लो बैंक से पैसा निकाल रहा हूँ, तो अब मैं जब बैंक से पैसा निकाल रहा हूँ तो उस केस के अंदर क्या एंट्री होगी बताओ? अब जब मैंने बैंक में डिपॉजिट करा था तो मेरा पैसा बैंक में बढ़ गया था और पैसा कम हो गया था। अब जब मैं बैंक से डिपॉजिट बैंक विड्रॉ करूंगा तो पैसा आ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा, तो कैश बढ़ जाएगा, बैंक कम हो जाएगा। तो कैश अकाउंट क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू कैश का बढ़ना, मैंने जब बैंक से पैसा निकालूंगा तो कैश बढ़ जाएगा और बैंक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो एसेट क्या होगी? क्लियर है नहीं है? समझ में आ गया? नॉर्मल है। ठीक है। सिक्स्थ
परचेज गुड्स इन कैश फॉर ₹15,000। अमाउंट तो मैं लिख ही नहीं रहा, परचेज गुड फॉर कैश और रुपीज 15,000। मान लो मैंने परचेज करा और मैंने कैश में क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। अब जब मैंने गुड्स खरीदा तो मेरा क्या होगा, खर्चा होगा। तो मैं क्या कहूंगा, गुड्स खरीदने में परचेज वर्ड का यूज करते हैं। मैंने आपको 1000 का बता दिया। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट क्यों करा है, क्योंकि एक्सपेंस है दोस्तों। क्या है, एक्सपेंस है। परचेज में क्या है, खर्चा है। खर्चे का बढ़ना क्या होता है, डेबिट का। ऑल द एक्सपेंस डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस। और टू और मेरे से क्या चलेगा, कैश चलेगा, क्योंकि जब मैं कैश में गुड्स खरीदूंगा तो गुड्स आ जाएंगे, खर्चा हो जाएगा और कैश चले जाएगा। तो एसेट का क्या हो गया, कम हो गया। देखो मैं लिख रहा हूँ ना रीजन। तो आप भी जब भी आप एंट्री पास करोगे तो उसके पीछे रीजन लिख देना, भाई ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, उसका रीजन आप लिख दोगे, बहुत सही रहेगा। इससे ना लॉजिक के लिए होता है दोस्त। साथ में माने थे परचेज गुड्स करें इन क्रेडिट फ्रॉम राम, 15,000 के लिए कुछ कहते हैं आराम से खरीदे। अब एंट्री क्या पास होगी, मैं कहूँगा अब भी सेम एंट्री पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज तो कराई है, परचेज मेरा खर्चा है और खर्चे जो डेबिट साइड में। चाहे उधार पे खरीदो चाहे कैश में खरीदो, भाई परचेज तो कराई है तो परचेज क्या हो जाएगा, खर्चा। एक्सपेंस क्या कर देंगे, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से डेबिट करा गया है। और टू, इस बार कैश गया, इस बार मैंने किसी से माल उधार पे खरीदा तो वो मेरे लिए लायबिलिटी बन गया। क्या बन गया, लायबिलिटी। अगर ये समझ में आ रहे हो ना तो सबको समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं किसी से माल उधार पे खरीदूंगा तो राम से मैंने उधार पे माल खरीदा, मैंने कहा राम बाद में दे दूंगा पैसे, तो राम मेरे लायबिलिटी बनेगा नहीं बनेगा। तो लायबिलिटी का बढ़ना क्या होगा बताओ, राम अकाउंट क्या बन गया मेरे लिए, लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बढ़ना क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये मैंने आपको पहले ही सिखाया है। हर एक ट्रांजेक्शन का रीजन दे रहा हूँ पीछे, रीजन दे रहा हूँ कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। बस मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ, उसके बाद तो सब कुछ मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ हर एक चैप्टर को, हर एक चीज का लॉजिक, हर एक चीज का लॉजिक। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं किसी से आराम से उधार पे कुछ खरीदता हूँ तो उस केस के अंदर क्या होगा, मेरे परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज खर्चा माना जाएगा, खर्चे सारे डेबिट होते हैं। और टू कैश नहीं जाएगा, क्योंकि कैश तो ना पे कराया है। टू राम आएगा, राम मेरी लायबिलिटी बन जाएगा, मुझे अब राम को पैसा देना है। और राम को मैं क्रेडिटर भी कह सकता हूँ, जिस बंदे को पैसा देना होता है हमारे लिए क्रेडिटर होता है। एक ट्रांजेक्शन है। लेकिन आप गुड्स कॉस्टिंग, ये अच्छी प्रक्रिया, नई एंट्री, न्यू एंट्री जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी। गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रिटर्न टू राम, रिटर्न टू राम। मैंने अभी राम से गुड्स खरीदे थे, टोटल 30,000 के गुड्स खरीदे, 5,000 के गुड्स में रिटर्न करना चाहता हूँ। मेरे को लग रहा है कि गुड्स के अंदर कुछ डिफेक्टिव है, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए 5,000 के गुड्स, आप वापसी ले जाओ अपने। अब रिटर्न की एंट्री क्या होगी, मैंने आपको बताया था परचेज रिटर्न कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। याद आ रहा है, बेसिक। मैंने कहा था हर एक वर्ड यूज होगा, और मैं जो कहता हूँ हकीकत है मेरे भाई, गलत नहीं कहता मैं। और मैंने कहा था परचेज करने के बाद अगर आप रिटर्न करते हो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। और मैंने वहां पर फॉर्मूला बताया था नेट परचेज का, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न बनता है, इक्वल टू बनता है नेट रिटर्न, नेट परचेज। तो अगर मैं 5,000 के गुड्स राम को वापिस कर दूं तो ये एंट्री समझने की कोशिश करें। मुझे आप बताओ कि राम मेरे कितने से लायबिलिटी है, राम मेरी लायबिलिटी कितने से। गुड्स रिटर्न तभी होते हैं मेरे दोस्तों जब उधार पे खरीदा होता है। जब आप कैश में कुछ खरीद के लाते हो तब रिटर्न होना मुश्किल होता है। आप किसी से शर्ट खरीद के ला रहे हो और आप कह रहे हो भाई मुझे पैसा वापस करो, क्या होते हैं कभी आपने सुना है, नहीं सुना। उधार पर जब लेते हैं ना तब वापस हो जाते हैं। और राम से मैंने उधार पर कुछ खरीदा तो राम मेरे 15,000 के कुछ खरीदे थे उधार पे, तो राम मेरी कितने से लायबिलिटी बन गया, 15,000 के। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ। आप राम, मैंने आपसे 15,000 के गुड्स लिए और मैंने कहा अब मुझे आपको 15,000 रुपए देने। मैंने उसमें से कहा कि भाई देखो 15,000 के गुड्स खरीदे थे, मुझे 15 देना, तो 15,000 की टोटल लायबिलिटी हुई। अब मैंने कहा कि सर 15,000 रुपए जो मुझे आपको देने हैं उसमें से 5,000 के गुड्स वापसी ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 10,000 गुड्स चाहिए, 5,000 गुड्स आपके डिफेक्टिव है वापसी ले जाओ। अब आपको मैंने 5,000 की गुड्स वापस कर दी, क्या करा, वापसी कर दी है। 5,000 की गुड्स क्या करके वापसी कर दिया। तो अब मुझे बताओ कि राम को, आप राम हो, मैंने आपको 5,000 की गुड्स वापसी कर दी है, तो मुझे अब बताओ मुझे अब कितना पैसा आपको और देना होगा। क्या 15,000 की लायबिलिटी रहेगी या 10 की हो जाएगी। सिंपल लॉजिक है। मान लो मैं राम हूं और आपने मेरे से गुड्स खरीदा, मान लेते हैं 15,000 की, आपने मुझे 15,000 में से 5,000 की गुड्स वापसी कर दिया, तो अब मैं आपसे 15,000 मांगूंगा या 10,000 मांगूंगा। सर 10 मांगूंगा, क्योंकि 5 तो वापसी कर दिए ना।
तो एक बात समझ में आई कि जब भी कोई पर्सन, जब भी बिजनेस गुड्स रिटर्न कर देगा तो उससे उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अब उस गुड्स रिटर्न का पैसा थोड़ा पे करेगा। तो अगर मैंने राम से गुड्स खरीदे थे 15,000 रुपए के, तो 5,000 के जब मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ तो 5,000 की लायबिलिटी भी तो कम होगी। तो अब मैं उसको कितना पैसा दूंगा? सिर्फ और सिर्फ 10,000। अब जरा ध्यान सुनना, मैं एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ। देखो राम को मैंने कितने से लायबिलिटी बढ़ाया? 15,000 से राम को मैंने लायबिलिटी बढ़ाया था। कितने से लायबिलिटी बढ़ा दिया था? 15,000 को लायबिलिटी। अब राम मेरे बुक्स में 15,000 की लायबिलिटी शो हो रहा है कि मेरे राम को 15,000 पे करने हैं। अब दोस्तों, अब मैंने क्या कर दिया? अब मैंने क्या कर दिया? 5,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। क्या कर दिया? रिटर्न। तो भाई रिटर्न कर दिया गुड्स। जब गुड्स खरीदे थे, जब ध्यान सुनना, जब गुड्स खरीदे थे 15,000 के, तब मैंने उसको खर्चा माना था। खर्चा माना था। मैंने राम से गुड्स खरीदे, राम से गुड्स खरीदे, तो मैंने क्या माना? एक्सपेंस मानकर उसको डेबिट कर दिया। अब मैं जब 5,000 की गुड्स वापसी कर रहा हूं तो मेरा टोटल नेट खर्चा कितना होगा? 10,000 का होगा। तो मैंने तो 15,000 कर दिया। क्या मैं इस एंट्री को काट दूं? देखो हमेशा समझना, कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, कभी भी अकाउंट्स के अंदर एक बार जो एंट्री कर दी वो कट नहीं सकती। अब उसको ठीक करना पड़ेगा। अब ये एंट्री मेरी गलत हो गई। क्यों? क्योंकि 15,000 के जब राम से गुड्स खरीदे थे, 5,000 के वापसी करके, तो नेट खर्चा 10,000 का आना चाहिए था। आपने 15,000 कर दिया। तो मैं क्या पता था? मैं 2 दिन बाद गुड्स वापसी कर दूंगा। इसलिए दोस्तों, आज मैंने मान लेते राम से खरीदा 15,000। अब 4-5 दिन बीत गए। 5 दिन बीतने के बाद मैंने 5,000 की कुछ वापसी कर दिए। 5 दिन बाद पता चला, अरे यार मैंने तो 15,000 खर्चा मान लेता। अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जरा ध्यान सुनना। आपने जो खर्चा माना 15,000 रुपए का, अब आप इसको इनकम मान लो। 15,000 का खर्चा माना था। जब 5,000 की वापसी करते तो नेट खर्चा कितने का होना चाहिए था? 10,000 का होना चाहिए था। आपने 15,000 खर्चा मान लिया, जबकि आपको 10 मानना चाहिए था, क्योंकि 5,000 की कुछ तो वापसी कर दिए। जो 5,000 की कुछ वापसी करे उसका आपने खर्चा शो करा था, अब इनकम शो कर दो। खर्चा 5,000 पे, इनकम 5,000 पे, नेट इफेक्ट ढेर हो जाएगा। हम इसको इफेक्ट को खत्म कर देंगे। इसका क्या करेंगे? इफेक्ट। और जब भी हम किसी इफेक्ट के खत्म, किसी भी एंट्री का इफेक्ट खत्म करते हैं तो अपोजिट एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास करते हैं? अपोजिट। कैसे? अब खर्चा मानने के लिए आपने 15,000 डेबिट करा, तो आपको 15,000 करना था या सिर्फ 10 ही करना था? क्योंकि 5,000 गुड्स रिटर्न करके 10 करना था। तो 5,000 आपको यहाँ से हटाना है, और हटाने के लिए मुझे जो डेबिट हो रहा था उसको कर दूंगा क्रेडिट। क्या कर दूंगा? मेरे दोस्त क्रेडिट कर दूंगा। ध्यान समझ, नई एंट्री है, टू परचेज अकाउंट। बस परचेज अकाउंट बट नहीं आएगा, परचेज रिटर्न आएगा, क्योंकि आपने रिटर्न कर दिया। और इसका हमारा दूसरा नाम भी है, परचेज रिटर्न का हमारा दूसरा नाम भी है रिटर्न आउटवर्ड। क्या है दूसरा नाम? रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। ये मैंने आपको बताया होगा पक्का। रिटर्न आउटवर्ड मतलब आपने कुछ खरीदा, आपके पास आ गई कुछ, आपकी कंपनी के अंदर आ गए, अब आपने बाहर भेज दिया, आउटवर्ड हो गया। रिटर्न बाहर गए, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? आपने माल बेचा था, आपके पास गुड्स वापसी आ गए, रिटर्न इनवर्ड हो गया। रिटर्न जो है वो अंदर को आए, मैंने बाहर को भेजा है। परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न को क्या कर दूंगा? मैं 5,000 से क्रेडिट कर दूंगा और कहूंगा ये मेरी क्या है? इनकम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इनकम। और इनकम का वरना क्रेडिट हो गया। क्यों सर इनकम क्यों माने? ये तो इनकम नहीं, मैंने जानबूझकर मानी दोस्तों। मैं ये तो समझाना चाह रहा हूँ। आपने 15,000 का खर्चा मान लिया था, इसमें कितना खर्चा मान लेता? 15 खर्चा मान लेता, और 15 खर्चा हुआ नहीं था, क्योंकि 5,000 की कुछ तो वापसी कर दिया, तो खर्चा तो 10 का ही हुआ। अब इसमें से 15,000 में से मुझे 10 दिखाने के लिए मुझे 5,000 को क्या करना पड़ेगा? जो चीज डेबिट करेंगे, अगर उसमें से आप क्रेडिट कर देते तो वो खत्म हो जाता है। क्या कर देते हैं? कैंसिल हो जाता है। तो परचेज को आपने डेबिट करा 15,000 से, और 5,000 से आपने क्रेडिट इनकम मान ली, तो 15,000 खर्चा, 5,000 इनकम, माइनस कर दिया इनकम से खर्चा, तो टोटल नेट खर्चा कितना आ गया? 10,000 नेट खर्चा आ गया। आया समझ में? आया? क्लियर एरिया? उसको बोलते हैं टू परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दिया। क्यों करा? अगर ध्यान देना, अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, अगर सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न डेबिट होता है। और सर मैं राम को भी खत्म कर दूंगा। भाई देखो, जब मैंने अपना खर्चे को खत्म कर दिया इनकम मानकर, खर्चा हमेशा खत्म होता है इनकम मानकर, और इनकम हमेशा खत्म होती है खर्चा मानकर। जब मैंने खर्चा 15,000 मान लिया था, ज्यादा मान लिया था, 5,000 मुझे खत्म करा, तो मैंने इनकम मान ली उसको। अब मैंने जब इनकम मानी तो मेरी लायबिलिटी भी तो कम हुई दोस्तों। मुझे कितना देना है राम को? 15,000 दूंगा, सिर्फ 10 ही दूंगा। सर 10 ही दोगे क्योंकि 5,000 के कुछ तो रिटर्न कर दिए, तो 5,000 से आपको अपनी लायबिलिटी कम करनी पड़ेगी। और लायबिलिटी को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। याद है, लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी को खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं। तो राम अकाउंट क्या हो रहा है दोस्त? क्रेडिट हो रहा है। और एक बार राम अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो राम अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है? 15,000 से हो रहा है, और राम अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है? 5,000 से हो रहा है। तो क्रेडिट 15 से 5,000 डेबिट हुआ, 15 में से 5 गए, तो क्रेडिट वाला आइटम बच गया। देखो ना, क्रेडिट वाला आइटम कितना है? 15,000। फिर मैंने डेबिट वाला आइटम माइनस कर दिया, और डेबिट वाला जब आइटम माइनस करा 5,000 पे, तो मेरे डेबिट वाला हर आइटम खत्म हो गया। तो अब मेरे को कितना आइटम बच गया? 10,000 क्रेडिट आइटम बच गया। तो मेरे ऑटोमेटिकली क्रेडिट में कितना बच गया? 10,000 बच गया, और मेरी लायबिलिटी कितनी शो करनी थी? 100 करनी थी। यह तरीका नया, ऐसे करके सॉल्व। आया समझ में? नहीं आया?
हाँ सर, अभी याद करना मुश्किल हो जाएगा, तो आप जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। परचेज रिटर्न की एंट्री हो गई। परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होती है? मैंने गुड्स खरीद कर वापसी भेज दिए तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, क्योंकि अगर परचेज डेबिट है तो उसको मुझे इनकम माननी पड़ेगी, क्रेडिट करना पड़ेगा, और इससे मेरी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। जहां मुझे 15 देने थे अब मुझे 10 ही देने रहेंगे, 5 ऐसे लायबिलिटी भी खत्म करूंगा और राम को 5 ऐसे खत्म करूंगा। ठीक, नाइन्थ ट्रांजेक्शन करते हैं सर। नाइन्थ ट्रांजेक्शन देखना, गुड्स सोल्ड फॉर 25,000 इन कैश। 20,000 का मैंने गुड्स बेच दी, 20,000 के मैंने गुड्स बेच दी, तो क्या इनके पास क्या बताओ? जब मैं गुड्स बेचता हूँ तो मेरे से मेरी क्या हो जाती है? सेल हो जाती है। मेरी क्या होती है? सेल। सेल करा, और सेल मैंने करा क्यों? क्योंकि मेरी इनकम है, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट करा। इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है, ठीक है। सेल करने से मेरे पे क्या आया? पैसे आए। मेरे पे क्या आया? दोस्त पैसे। और एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैसा है। और यहाँ पर क्या देखूंगा? रीजन एसेट बढ़ गई, इस वजह से मैंने इसको डेबिट किया। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? कैश अकाउंट डेबिट क्यों? कैश आया और सेल होगी और इनकम होगी, इसलिए इनकम क्रेडिट हो गया। गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम इन क्रेडिट। उधार पे अगर क्रेडिट नहीं भी लिखता तो राम बट आते ही मेरा क्या क्रेडिट आएगा? ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 गुड्स राम को बेच दिए। अब जब मैंने राम को बेचे तो मेरी तो सेल होगी, मेरी तो क्या होगी? सेल अकाउंट में कर दूंगा क्रेडिट, क्योंकि मेरी होगी इनकम। इनकम होगी, बेचते ही मेरी क्या हो जाती है? इनकम। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल क्या था? जिस दिन आपने कुछ बेचा उस दिन आपकी इनकम होगी। बट दोस्तों क्या मेरे पे पैसा आया? नहीं। राम को मैंने उधार पर बेचा, अब राम से मुझे पैसा लेना है, और जिस बंदे से पैसा लेना होता है वो हमारा डेटर होता है, और डेटर हमारे लिए एसेट मानी जाती है, तो एसेट बढ़ गई। राम अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया, क्योंकि ये हमारा एसेट बढ़ जाता है। एसेट किस, कौन सी एसेट है ये डेटर है। डेटर क्या है? डेटर। जिस पर्सन से पैसा लेना होता है वो हमारी एसेट माना जाता है, और जिस पर्सन को पैसा देना होता है हमारे लिए लायबिलिटी माना जाता है। एक बड़ा क्वेश्चन बनाओ, बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो। गुड्स सोल्ड 50,000 in cash, 10,000 in credit to Shyam, 10,000 in credit to Shyam। ठीक, चलो इसके बाद क्या करेंगे? तो मैंने कहा बताओ सर कैसे होगा? आप लोगों सर सिंपल है। शाम, आप शाम को आपसे पैसा लेना है, शाम को शाम से पैसा आपको लेना है, हमें शाम से पैसा लेना है, क्योंकि हमने उसको 10,000 के उधार में कुछ पूछे थे, 10,000 इन क्रेडिट टू शाम। 10,000 तो लूंगा शाम से, ठीक है मेरे भाई, 10,000 से लूंगा शाम से लूंगा। और यहाँ पर एक और ऐड कर दो, एंड 40,000 इन चेक, और कुछ कुछ चेक में बेचा, मतलब 3 बार कुछ बेचा है। 50,000 पे कैश में बेचा, 10,000 को उधार बेचा शाम को, और 40,000 पे चेक से बेचा बैंक से। तो मुझे बताओ क्या क्या चीज आई? शाम से तो लेना 10,000 रुपए, और मेरे पे कैश बढ़ गया। कैश अकाउंट कितना हो गया दोस्त? कैश अकाउंट हो गया मेरे पे 50,000 रुपए, क्योंकि मेरा कैश कितने का कुछ बेचे? 50,000 कुछ कैश में बेचे, और 40,000 के चेक के थ्रू बेचे, तो मेरा बैंक बढ़ गया। अब देखो कितनी ट्रांसफर होंगे? 3। और टोटल सेल मैंने कितनी करती है बता दो मुझे? टोटल सेल 1 लाख की होगी ना? अगर टोटल सेल आप गिनोगे तो कितनी होगी? 1 लाख की। देखो बड़ी एंट्री। सर क्या बड़ी लगी आपको? सिंपल ही तो हुई। मैंने 3 एंट्री को मर्ज कर दी, कैश, बैंक और उधार। कुछ गुड्स कैश में बेचे, कुछ कुछ उधार में बेचे, और कुछ गुड्स बैंक से बेचे। 3 एंट्री डेबिट हो गई। शाम से लेने पैसा, उधार बेचा, क्योंकि हमारा डेटर बन गया। एसेट कैश अकाउंट क्या हो गया हमारा? कैश अकाउंट क्या हो गया हमारा? डेबिट हो गया। ये मेरी, ये तीनों मेरी एसेट है। एसेट का बढ़ना डेबिट, और ये मेरी इनकम है, इनकम का बढ़ना देख लो। मतलब कौन सी एंट्री? कंपाउंड ही सिंपल, मोर देन 2, और मैंने कहा मोर देन 2 में 4 भी तो आती है, तो कंपाउंड एंट्री कितनी होगी? कंपाउंड। एक एंट्री और सीखेंगे आज क्लास की लास्ट एंट्री, उसके बाद फर्दर और एंट्री में नेक्स्ट क्लास में चालू करूंगा। मैंने कहा इसमें टाइम लगाएंगे, क्योंकि जनरल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3-4 क्लास लगाएंगे, नेक्स्ट को एंट्री को खत्म नहीं करेंगे, टाइम लगाएंगे इसके अंदर। आप मुझे बताओ 11 के बाद में करूंगा 12, और ये हमारी क्लास की आज की लास्ट एंट्री रहेगी, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं कराना चाहता मैं। आप अगली क्लास आपके अकॉर्डिंग देख सकते हो, नेक्स्ट क्लास देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट मेरे हिसाब से मुझे लगती है अब इसके बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए, उसके बाद आप नेक्स्ट अकॉर्डिंग देखिए क्लास। गुड्स, गुड्स रिटर्न टू शाम, शाम को गुड्स रिटर्न कर दिया ऑफ ₹5,000, 5,000 के गुड्स शाम को रिटर्न कर दिए। अब शाम ने, शाम को हमने 10,000 के गुड्स बेचे थे, देखो यहाँ पर शाम को कितने गुड्स बेचे थे? 10,000 के गुड्स बेचे थे। अब शाम को जब 10,000 के गुड्स बेचे थे, उसमें से मैंने 5,000 के गुड्स वापसी कर दिए शाम में, रिटर्न टू नहीं, सॉरी, रिटर्न फ्रॉम शाम।
गुड्स रिटर्न फ्रॉम श्याम, श्याम ने रिटर्न करे ना। मान लेते हैं मैं आप श्याम हो और मैंने आपको कुछ भेजे थे 10,000 के, आपने मुझे 5,000 के वापसी कर दिए, तो मुझे बताओ अब मैं आपसे कितने पैसे लूंगा। पहले तो मुझे लेने थे 10,000 में, जब आपने कहा भाई 5,000 बार मैं आपसे ले लो, आप मुझे नहीं चाहिए गुड्स, आपके रिपोर्ट करके मैंने कहा ठीक है 5,000, अब मैं आपसे कितने पैसे लूंगा 5,000। तो सोचो मैंने शाम को कितने से डेबिट कर दिया, अब देखो वही ट्रांजेक्शन, शाम को डेटर बनाया 10,000 से, शाम को कितने से डेटर बनाया, ये डेटर बनाते 10,000 शाम को, क्योंकि शाम से 10,000 लेने थे, शाम में 5,000 गुड्स वापसी कर दिए। अच्छा शाम को 10,000 से डेटर बनाया तो 10,000 से मैंने इनकम भी तो मानी, देखो ना भाई, जब 10,000 से मैंने शाम को टोटल गुड्स मैंने कितने के हुए 1 लाख के, अब 1 लाख में 10,000 में से 1 लाख की गुड्स में 5,000 की गुड्स रिटर्न आ गए, तो गुड्स कितने की सेल हुई मेरी 90,000 की, तो मैंने तो इनकम कितने की शो करी 1 लाख की शो कर दी, अब मैंने गलती कर दी। देखो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, पहले हम गलत एंट्री क्यों पास कर जाते हैं, इसलिए कर जाते हैं क्योंकि मान लो आज माल बेचा हो और 10 दिन बाद आके रिटर्न कराओ, तो जिस दिन माल बेचा उस दिन तो एंट्री पास करनी पड़ेगी ना मुझे, तो मैंने 1 लाख की एंट्री उस दिन पास कर दी, दिन माल बेचा, ठीक है। उसके बाद 10 दिन बाद कर रहा है श्याम भाई मेरे को 5,000 गुड्स रिटर्न करना है, रिटर्न ले लो, मैंने कहा ठीक है रिटर्न ले लेंगे। अब मैंने कहा भाई जो मैंने इनकम मान ली थी, अब मैंने क्या कहा उसको इनकम को कैंसिल कर देता हूं, तो सेल रिटर्न में क्या करा इनकम रिड्यूस कर दी, इनकम सेल रिटर्न करूंगा, क्या बोलूंगा क्योंकि सेल रिटर्न होगी, और उसको बोलता हूं रिटर्न इनवर्ड भी कह सकता हूं, क्योंकि गुड्स मैंने जो बाहर भेजे था वो इन हो गए, इनवर्ड भी कह सकते हैं सेल। सेल अगर क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट होगा, क्योंकि सेल मैंने इनकम मान ली थी, अब मैं इनकम को अपना रिड्यूस करूंगा दोस्तों, क्या करूंगा इनकम को रिड्यूस करूंगा, या फिर खर्चा मान लो, इनकम रिड्यूस कर लो या फिर खर्चा मान लो, इधर भी आप खर्चे को रिड्यूस कर लो, अच्छा रहेगा। चलो बात एक ही है, ऊपर वाले रिटर्न केस में खर्चा रिड्यूस कर लो, चाहे कोई बात करती है, आप खर्चा मान लो इनकम मान लो, बात एक ही है, हमें तो डेबिट करना है, क्यों क्योंकि मैंने 95,000 की सेल हुई, नेट सेल कितनी की 95, क्योंकि 5,000 का तो रिटर्न आ गया, टोटल 1 लाख की सेल हुई, 5,000 का रिटर्न आया, तो नेट सेल कितने की हुई मेरे दोस्तों 95 की हुई, तो मैंने इनकम कितने की शो कर दी 1 लाख की शो कर दी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी 5,000 से इनकम कम करनी पड़ेगी, तो इनकम कम करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा, इनकम को बढ़ाना हो तो क्रेडिट कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। और टू शाम जो मेरा डेटर था, शाम से मुझे पैसे लेने थे कितने 10,000, अब शाम से कितने पैसे लेने सिर्फ 5, तो 5 मुझे कम करने पड़ेंगे, तो कम करने के लिए मुझे एसेट को कम करनी पड़ेगी, क्योंकि शाम मेरा डेटर है, तो डेटर को अब मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कितने से बढ़ा रखा है डेटर 10,000 से, मैंने 10,000 से बढ़ा रखा है, देखो डेबिट कर रखे हैं, और डेबिट कर रहा है तो कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा, ये बात समझ में आ गई कॉन्सेप्ट। और इधर भी आप क्या कर लो, इधर भी आप कर लो, इनकम ना मानकर इसको मान लो खर्चा कम हो गया, क्योंकि पहले मैंने खर्चा कितना दिखाया था 15 का, और जब मेरे कुछ रिटर्न हो गए तो मैंने एक्सपेंस कम कर दिया, एक्सपेंस रिड्यूस होने के कारण ये आया सकता है। तो आज मैंने आपको कुछ 12 ट्रांजेक्शन कराए, आगे मेरी 30 तक ट्रांजेक्शन होगी, एटलीस्ट 30 तक ट्रांजेक्शन होगी, उसके बाद बड़े कॉन्सेप्ट चालू होंगे जनरल एंट्री के अंदर, 30 ट्रांजेक्शन करने के बाद नॉर्मल ट्रांजेक्शन करने के बाद जनरल एंट्री के बड़े कॉन्सेप्ट भी चालू होंगे, तो इस चैप्टर के अंदर टाइम लगाएंगे। अगली क्लास के अंदर मैं 30 ट्रांजेक्शन 12 आज करा दी, अगली क्लास में 18 करा दूंगा, 30 की 30 खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें पूरे लिखवाने में थोड़ा टाइम लग गया ना, समझाने में भी इधर थोड़े ये हो गया, नहीं तो आज खत्म करा देता मैं 15-20, अगली क्लास में 18 ट्रांजेक्शन कर लेंगे, उसके बाद जनरल एंट्री का पूरा बेसिक आपको आ जाएगा, ठीक है। पर मैं आज की आपको होमवर्क दूंगा इन 10-12 के ट्रांजेक्शन को आपको, और मेरा पिछला होमवर्क था और मैंने पिछली क्लास में कराया, उन्हीं चीज को आप दोबारा करो 3 बार कम से कम। देखो मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए कहता हूँ ये 3 बार 4 बार करने के लिए जिसने कभी अकाउंट नहीं पढ़ी, और उनको मेरी बात माननी है, जिन्हें अकाउंट पढ़ी उनको पहले से आता है, अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आप भी मेरी बात को सुने, इसको कम से कम 3 बार करें, आज की 12 ट्रांजेक्शन और पिछली क्लास की जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे 2 क्वेश्चन उनकी ट्रांजेक्शन को 3 बार कम से कम लिखो, और लॉजिक के साथ लिखो कि इनकम बढ़ गई बढ़ गया घट गई बढ़ गई ये सब समझ में आया, ये आपको करना है, ये नहीं करोगे तो आगे आगे प्रॉब्लम आएगी, फिर मुझे मत कहना, ठीक है भाई, मेरा होमवर्क सुनोगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। आज की क्लास को इतना समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास के अंदर 18 ट्रांजेक्शन और, थैंक यू वेरी मच, बाय।